हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। अभी तक हम लोगों ने जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए, सबसे पहले तो बधाई हो उन बच्चों को, 10th वाले बच्चों को, जिनका पूरा के पूरा जो इतना भी हम लोगों ने क्वेश्चन करवाए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन की जो सिलेबस, जो बोर्ड एग्जाम की जो पेपर आया था आज का, ठीक है, 2024 का, उसमें सभी के सभी क्वेश्चन बच्चों के बैठे हैं। बच्चों की काफ़ी अच्छी एग्जाम गई है, बच्चों के काफ़ी सारे कमेंट आए हैं, ठीक है। इसी के साथ जो 12th वाले बच्चे हैं उनकी भी तैयारी के लिए हम लोग आज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए, बिल्कुल अब लास्ट टाइम पे, क्योंकि फास्ट रिवीजन करिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं कल के पेपर में आपके, वह लगभग सारे एक ही क्लास में डिस्कस करवाने वाला हूं। तो बिल्कुल भी आप क्लास को स्किप ना करें, छोड़ कर ना जाए, लास्ट तक बने रहें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं पहले से हम स्टार्ट करते हैं भक्ति काल से, ठीक है। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ठीक है, देखिएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि लोक मंगल तथा समन्वय की भावना थी। किसमें? भक्ति काल में लोक मंगल और समन्वय की भावना थी। दूसरा क्या है? भक्ति भावना का प्रधान है, मतलब भक्ति काल अगर है तो भक्ति भावना की प्रधान तो उसमें होगी ना, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है? स्वांत सुखाय काव्य साधन, मतलब उसमें स्वांत सुख के और काव्य के साधन थे, ठीक है। उसके चौथा क्या बोल रहा है? देखिए कि भाव एवं कला पक्ष का मणिकांचन योग मिलता है। किसमें मिलता है? तो भक्ति काल में भैया जो हम लोग का वो भाव एवं कला पक्ष का मणिकांचन योग मिलता है देखने को हम लोगों को, ठीक है। अगला देखते हैं, पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है कि निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश किसमें मिलता है? भक्ति काल में, क्योंकि ईश्वर की भक्ति आराधना कर रहे हैं, इसलिए उसमें क्या होता है, ठीक है, निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि निर्गुण भक्ति धारा की कोई तीन विशेषता लिखिए एवं निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। तो निर्गुण भक्ति धारा की तीन विशेषता इस प्रकार है। पहला क्या बोल रहा है कि निर्गुण ब्रह्मा में विश्वास रखने वाले ये कवि गुरु को ईश्वर के समान मानते थे, मतलब उनके लिए गुरु ही कौन था? ईश्वर, मतलब पहले भगवान कौन थे? तो गुरु हुआ करते। किसमें? निर्गुण भक्ति धारा में, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? इस धारा के कवियों ने रूढ़ियों छुआछूत कुरीतियों पर प्रहार किए हैं, ठीक है। तीसरा बोल रहा है इस धारा के कवियों ने अवधि साधुकर्णी मिश्रित भाषा का अपनाया है, ठीक है। तो भैया भक्ति काल जो है निर्गुण भक्ति शाखा कवियों ने कौन सी भाषा को अपनाया? तो साधुकर्णी भाषा को अपनाया है, ठीक है। दो कवियों के नाम लगते हैं, कबीर और मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। कौन कौन? कबीरदास और मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। जायसी लिखा है इसमें शॉर्ट में, आपको नाम याद नहीं होगा इसलिए बताता हूँ। मलिक मोहम्मद जायसी इनको कहा करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के निर्गुण प्रेम मार्ग की शाखा की कोई चार विशेषता लिखिए, ठीक है। तो इस काव्य में कला पक्ष के अतिरिक्त भाव पक्ष भी सबल है, मतलब मजबूत है, ठीक है। प्रमुख छंद दोहा, सोरठा एवं चौपाई का प्रयोग किया गया है। तीसरा क्या बोल रहे हैं? अवधी और फारसी भाषा का प्रयोग तथा मानस वाली शैली का प्रयोग देखने को मिलता है किस भक्ति काल में, है ना। कवि कुतुबुद्दीन मंजन एवं जायसी ने प्रेम गाथा को काव्य के रूप में गूंथ लिया है। किसमें? भक्ति काल में भैया जो है वो प्रेम गाथाओं को जो है वो काव्य के रूप में गूंथ लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा आज का, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का कि निर्गुण और सगुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। निर्गुण और सगुण धारा में अंतर देखते हैं हम लोग। तो क्या बोल रहा है कि निर्गुण धारा एवं सगुण धारा भक्ति काल के दो रूप हैं, ठीक है। इन दोनों धाराओं में तीन अंतर इस प्रकार है। पहला क्या बोल रहा है कि निर्गुण धारा में काव्य में निराकार ब्रह्मा की आराधना होती है। निर्गुण में किसकी आराधना होती है? इसको मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, निराकार ब्रह्मा की आराधना होती है, ठीक है। जबकि सगुण धारा में काव्य साकार राम और कृष्ण परमात्मा की भक्ति का अंकन किया जाता है, मतलब ये सगुण भक्ति में क्या ईश्वर को रूप दिया गया है, ठीक है, ईश्वर को आकार दिया गया है, ठीक है। निर्गुण में क्या बोल रहा है? सेकंड, निर्गुण धारा के कवियों ने जाति पाति रूढ़ियों का विरोध कर समाज सुधार पर बल दिया है। किसमें? निर्गुण में भी समाज सुधार बल दिया है, क्योंकि निराकार ब्रह्मा की आराधना करते थे, ठीक है। जबकि सगुण भक्ति धारा में कवियों ने राम और कृष्ण के लोक रंजक रूपों का वर्णन करके लोक मंगल पर बल दिया गया, मतलब जो लोग भी क्या है, मतलब भगवान के ईश्वर के प्रति उनकी दिल में भक्ति जागृत करना है, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है? निर्गुण धारा के काव्य में रहस्यवाद एवं मसनवी शैली को अपनाया गया है, जबकि सगुण धारा में काव्य में समन्वय एवं सौंदर्य अंकन की प्रधानता होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? रीतिकाल की किन्हीं दो कवियों के नाम है, उनकी की रचना लिखिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? 17वीं शताब्दी के मध्य में 19वीं शताब्दी के मध्य तक का काल हिंदी साहित्य के इतिहास का उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। इस काल को आचार्य हजार रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया था। सामंतों और राजाओं के इस काल में अधिकांश कवि राजाश्रित थे, मतलब राजा के ऊपर आश्रित थे, ठीक है। वे राज दरबार में रहते थे, मतलब राजाओं के दरबार में वे लोग रहते थे, अतः राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कविताओं का श्रृंगार प्रधान काव्य का रचना करना स्वाभाविक ही था। मतलब उनका काम क्या था कवियों का भैया कि राजाओं के लिए वैसे बढ़ा चढ़ाकर रचनाओं का भैया जो है वो रचना करना, जिससे कि राजाओं क्या होती है, प्रसन्नता होती थी, ठीक है। फिर क्या बोला? नायक नायिका भेद के साथ प्रकृति के उद्दीपन रूप में भी श्रृंगारित रिक्ता के दर्शन होते हैं। इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, अतः मिश्र बंधुओं ने इसे श्रृंगार काल कहा है, ठीक है।
उसका अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखो इस क्या बोल रहा है, कवि एवं इनकी रचना है। अब रीतिकाल प्रमुख कवि कौन से, बिहारी हो गए, भूषण हो गए। अब बिहारी की रचना कौन सी हुई, बिहारी सत्स्य। भूषण जी की रचना कौन सी हो गई, छत्रसाल दशक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों को जो छायावाद पूरा करवा दिया पिछली वीडियो में। ठीक है, हमने प्रयोगवादी पढ़ लिया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रगतिवादी पढ़ लिया नहीं हुआ था। पूरे लगभग सारे ही मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पहले से बना के ऑलरेडी रखे। अगर आपने बिल्कुल डेफिनेटली क्लास ज्वाइन करी होगी तो आपका एक भी क्वेश्चन कल के पेपर में छूटने वाला नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल लास्ट तक क्लास में बने रहना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग तो गद्यांश पद्यांश अगर आप लोग के आते हैं। ठीक है, तो गद्यांश में कुछ नहीं करना है, आप नॉर्मल पार्ट से जो है इनको पढ़ के इनको एक्सप्लेन करिएगा, पार्ट के नाम याद रखिएगा। ठीक है, और ट्रिक बनाइए ऐसी कैसे मान लो कि आत्मकथा हो गया। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की हो गई। ठीक है, हम देखते हैं इसमें भी तो क्या है, मैं आत्मा की बात चल रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो जग जीवन का भाग लिए बाहर लिए कौन फिरता है, आत्मा फिरती है आपकी। ठीक है, तो उसमें भैया किसका राइटर कौन हो गए, तो हरिवंश राय बच्चन हो गए। मतलब भैया संदर्भ तो आपको यही याद हो गई भैया, इसको पढ़ के आप इसका भावार्थ लिख सकते हो। प्रसंग हम लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्म परिचय का सजीव चित्रण किया है, मतलब खुद के परिचय का सजीव चित्रण किया कि मनुष्य दिन प्रतिदिन क्रियाओं में कितने व्यस्तता से, कितने मतलब हम उसको बोल सकते हैं परीक्षा में कितनी कठिनाइयों का सामना करके व्यक्ति उसका कार्य को निष्पादन करता है, मतलब कार्य को संपूर्ण करता है। ठीक है, इसे आप लोग उसको भी लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, देर नहीं करते हम लोग क्योंकि काफी ज्यादा पढ़ना है हम लोगों को, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और क्लास में बिल्कुल जुड़े रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उनका बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई जरूर करिएगा। ठीक है, फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जहां पर दाना रहते हैं, दाना रहते हैं वहीं नादान भी रहते हैं। ठीक है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है होगा, तो कवि कहता है कि यह संसार विरोधाभास मूलकों के का एक जीवंत उदाहरण है। मतलब इस जीवन में प्रत्येक प्रकार के मनुष्य हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है, कवि यूं कहता है। फिर इस जगत में जहाँ एक और बुद्धिमान और समझदार लोग रहते हैं वहीं दूसरी ओर नादान, नासमझ लोग और मूर्ख लोग भी निवास करते हैं। ज्ञानी लोग जहाँ परम सत्य ब्रह्मा के तत्व को समझकर जीवन भर मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहते हैं, वहीं मूर्ख लोग संसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति को ही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं और जीवन भर उसी भौतिक वैभव को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। समन्वयता, इसीलिए कवि ने कहा है कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी रहते हैं। मतलब जहाँ पर मतलब मान लो कि शिक्षित व्यक्ति रहते हैं, ठीक, वहाँ पर क्या होते हैं, अशिक्षित व्यक्ति भी रहते हैं। मतलब भैया अगर ईश्वर तो क्या बोल रहे हैं भैया, ये भी बोल रहे हैं कि कवि कि भैया अगर लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब जो समझदार लोग हैं वो तो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी जो नादान लोग हैं वो अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाते, उनकी जीवन की गति रुक जाती है वहीं। ठीक है, वो खाली परम सुख के प्रति भागते हैं, बाकी जो समझदार लोग होते हैं वो जीवन में आगे बढ़ने का कार्य करते हैं हमेशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, ध्यान दीजिएगा कि मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। तो यवक अलंकार से अलंकृत इस पंक्ति में और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में हुआ है। पहला, और कवि के स्वभाव की विशेषता बताते हुए उसे एक भाव प्रधान कविता सिद्ध करता है। दूसरा, और का प्रयोग तथा के रूप में होता है, जबकि तीसरे ओर से संसार के निवासियों की भौतिकवादी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, वास्तव में और शब्द कवि और जगत के संबंधों में अंतर अथवा विरोधाभास का चित्रण करता है। यह कवि के व्यक्तित्व, उसी प्रवृत्ति तथा उसके व्यवहार एवं जंग की भौतिकवादी सोच तथा प्रकृति के भेद का बोध कराती है। मतलब कवि किस प्रकार सोचता है, किस प्रकार हर एक अर्थ के हर अलग अलग मतलब निकलते, हर एक जगह पर क्या है किसी शब्द का जो है वो अर्थ वो परिवर्तित होता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसी पार्ट का, कि शीतलवाणी में आग के होने से क्या अभिप्राय है। तो उपयुक्त पंक्ति का आशय यह है कि जहाँ एक और कवि जब अपने गीतों एवं रचनाओं का स्वर पाठ करता है तो उसी वाणी सुनने वालों को अत्यंत कोमल और मीठी लगती है। संवेदनशील हृदय से निकले कवि के उद्गारों में शीतलता होती है, किंतु वास्तविकता में कवि के गीत में उसका विद्रोह स्वर छुपा होता है। ठीक है, ऐसे में उसकी वाणी बाहर से शीतल होते हुए भी स्वयं की क्रोध की आंख को समेटे होती है। मतलब भैया क्या होता है कि आपके मुंह पर तो कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छा बोल रहा है, बड़ा अच्छा बिल्कुल तारीफ कर रहा है आपकी, ठीक है, बाकी पीठ पीछे आपकी मतलब बुराई कर रहा है व्यक्ति को। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि शीतलवाणी में तो भैया क्या होती है, आंख होती है। मतलब भैया सामने वाले बोलने वाला व्यक्ति क्या होता है, वो आपके बोल कितना ही मीठा रहे, बाकी उसको बोलने का मतलब कुछ और ही होता है। आगे बढ़ते हम लोग, अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग आप लोग कवि परिचय लेखक परिचय की बहुत शॉर्ट वीडियो कल डाली थी रात में, आप बिल्कुल उसको देखिएगा। ठीक है, उसमें सारे लगभग कवि परिचय लेखक परिचय आपके कवि कंप्लीट करवा रखे हैं और विद शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको सारी रचना याद करवा रखी है। बिल्कुल भूलिएगा मत, कल के एग्जाम में डेफिनेटली वहां से रचना आनी है। भाव प्रश्न नामक से आप कल के वीडियोस पढ़ के बिल्कुल लिखिएगा, 101% आपके उसमें से ही आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग, गद्य किसे कहते हैं, उसका क्या महत्व है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं कि गद्य किसे कहते हैं, उसका क्या महत्व है। वाक्यों में अभिव्यक्ति, लय, ताल, छंद आदि से मुक्त विचार प्रधान रचना गद्य कहलाती है। मतलब जितने भी हम मुक्त मान लो कि हर एक चीज से मुक्त रचना जो होती है, ठीक है, वो कहलाती है गद्य कहलाती है। नित्य प्रति के जीवन में बोलचाल की भाषा गद्य होती है। व्यवहारिक एवं साहित्यिक उपयोगिता की दृष्टि से गद्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, हिंदी गद्य के प्राचीन रूप कौन कौन से, तो प्राचीन हिंदी गद्य दान पात्रों, पट्टों,
परवानों, टिकाऊ, अनुवादों आदि के में सम्मिलित है। ठीक है, जब नाटक की परिभाषा पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपको, नाटक की परिभाषा क्या करिए, ध्यान दीजिएगा कि नाटक एक प्रमुख दृश्य काव्य यह एक ऐसी अभिनय परक विधा है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक वर्णन होता है। किसमें? नाटक में। नाटक एक दृश्य विधा होती है, नाटक एक श्रव्य और दृश्य दोनों विधा होती है। बाकी आपको क्या लिखना है? नाटक एक दृश्य विधा, क्योंकि हम जो चीज देखते हैं उसको सुनते भी, फील भी करते हैं, महसूस भी करते हैं, है ना। यह एक ऐसी अभिनय परक विधा है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक वर्णन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, अगला देखते हैं हम लोग हमारा क्या है, देखिएगा कि हिंदी में नाटक सम्राट क्या बोल रहे हैं कि हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा गया है। ठीक है, उनके 2 नाटकों के नाम लिखिए। तो हिंदी में नाटक साहित्य को उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय जयशंकर प्रसाद को है। हिंदी उन्हीं को हिंदी में नाटक सम्राट कहा है। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी, ठीक है, प्रसाद जी को प्रसिद्ध नाटककार कहा गया है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? रेखाचित्र किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं कि रेखाचित्र किसे कहते हैं? रेखाचित्रकार का नाम लिखिए। तो किसी पात्र अथवा चित्रात्मक वस्तु या सुव्यवस्थित एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुतिकरण ही रेखाचित्र कहते हैं। महादेव वर्मा एक सुप्रसिद्ध रेखाचित्रिका है। ठीक है, 2 एकांकी के नाम लिखिए। तो हिंदी के 2 एकांकी इस प्रकार है, नए मेहमान उदय शंकर भट्ट की है। ठीक है, नए मेहमान किसकी? उदय शंकर भट्ट की। और दीपदान किसकी? डॉक्टर राजकुमार वर्मा की है आपकी। ठीक है, फिर अगला है गद्य की गुण विधाओं के नाम लिखिए। तो संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, गद्य, काव्य, ठीक है, आदि गद्य की गुण विधाएं होती है। द्विवेदी युग की 4 विशेषता पढ़ लो, कभी आ सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो कि पहला क्या बोल रहा है? समाज सुधार एवं राष्ट्रीय चेतना जागृत करना। दूसरा है भाषा शैली का परिमार्जन एवं तथा शुद्धिकरण करना। ठीक है, तीसरा है गंभीर एवं विचार प्रधान गद्य के लेखन पर ध्यान देना। ठीक है, चौथा क्या बोल रहा है? इस युग के गद्य विशेषकर निबंधों में हास्य व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर लास्ट में 19वां कि आधुनिक हिंदी में किस युग में कहानी का जन्म हुआ? तो आधुनिक काल में भारतेंदु युग में कहानी का जन्म हुआ है। किशोरी लाल की इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। आधुनिक काल की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो किशोरी लाल जी की इंदुमती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुक्लोत्तर युग की कोई 4 विशेषता हम लोगों को बतानी है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? शुक्ल युग की कोई 3 विशेषता इस प्रकार निम्नलिखित है। क्या बोल रहा है? शुक्ल युग में चिंतन परक मौलिक गद्य लेखन पर बल दिया गया है। ठीक है, मतलब मौलिक गद्य लेखन पर बल किसमें दिया गया है? तो शुक्लोत्तर युग में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड देखते हैं हम लोग, सेकंड पॉइंट इसका। ठीक है, तो इस युग में विविध विषयों पर गद्य रचनाएं लिखी गई है। भाषा शैली में गंभीर एवं कसावट विद्यमान है। ठीक है, शुक्लोत्तर युग समझ में आपको। अब आगे चलते हम लोग। तो आलोचना का अर्थ क्या है? हिंदी के 2 आलोचना का नाम लिखिए। किसी रचना का गुण दोष परक मूल्यांकन आलोचना कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर हरिशंकर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक है। आलोचक मतलब मान लो कोई रचना, उसमें क्या करना? बुराई को निकालना, क्या कहलाता है? आलोचना कहलाता है। हिंदी निबंध के किस युग को स्वर्णकाल कहा गया है? हिंदी के शुक्ल युग को निबंध का स्वर्णकाल कहा गया है। कौन से युग को? शुक्ल युग को जो है निबंध का स्वर्णकाल कहा गया है। इस युग में गंभीर विषयों पर विचार प्रधान लेखक प्रौढ़ शैली में लिखे गए हैं। मनोविकार संबंधी भाव प्रधान निबंधों के साथ आलोचना